मशीन लगाते हैं, जहां इतने शौक के साधन हैं, हवा गाड़ी पर चढ़ने की सुविधा, एक एक घर में 3-3 गाड़ियां, लेकिन उस दिल्ली में वोट का परसेंटेज हमारे बिहार के गांव में वोट डाला जाता है उससे कम है। क्यों? यहां तो सब सुविधा है भाई, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, एमए हो, पीएचडी हो, एफआरसीएस हो, इंग्लैंड अमेरिका रिटर्न हो, हवा गाड़ी चढ़ने की सुविधा है, किसी चीज का अभाव नहीं है, वोट क्यों नहीं डालते हो? ये पढ़े लिखे सुविधा संपन्न लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, वो वोट कम डालते हैं। एक बात समझ लीजिए, पिछड़ी जाति और दलित समाज के लोग हैं, वो आज वोट डालने का परसेंटेज उनका बढ़ रहा है, क्योंकि इस लोकतंत्र में उनकी जितनी ही हिस्सेदारी हुई है उतनी ही उनकी अभिलाषा भी जगी है, उतनी अभिलाषा जगी है। ये लोकतंत्र का देन है कि आज इस सदन में लालू प्रसाद यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो या शरद यादव हो या हुकुमदेव नारायण यादव हो या रमेश बैस हो या मेरे सामने बैठे हुए ये बोलिए साहब, ये कलेक्टर साहब थे, कलेक्टर साहब, आईएएस कलेक्टर साहब, और इनको मामूली सा ऐसा सच्चाई के अपराध में इनको दंड दे दिया गया कि ये सदन में पहुंच गए। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, हम लोग कैसे आए? वो शैलजा जी बैठी हैं, इनके पिताजी थे, हम लोग कैसे आए साहब? अगर लोकतंत्र में ये सभी लोगों को बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता और गांधी अगर ये सब बराबर का अधिकार नहीं दे के गए होते तो हम लोगों का कहीं स्थान नहीं होता। अगर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो हिंदुस्तान के किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति में कोई योग्य उम्मीदवार मिलता ही नहीं साहब। योग्यता का मापदंड क्या है? तुम किस मां के पेट से जन्म लेके आए हो? और भारतवर्ष में यह मान्यता बना दी गई कि अमुक अमुक मां के पेट से जन्म लेने वाला ही योग्य माना जाएगा और अमुक अमुक मां के पेट से जन्म लेने वाली संतान कभी योग्य हो ही नहीं सकती है। इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा अन्याय जिस देश में चलता रहा, सामाजिक अन्याय, उसको अगर किसी ने ठीक किया तो महात्मा गांधी अगर नहीं होते, बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते, डॉक्टर लोहिया नहीं होते, या ऊंची जाति में जन्म लिए हुए भी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जन्म लेके नहीं आते, भगवान बुद्ध नहीं आते, महावीर नहीं आते, ये लोग अगर धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र से लेके अलग नहीं जगाए होते तो ये परिवर्तन नहीं आता। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम लोगों ने अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से इसको बदला है। No Lalit is coming out. You see Mr. K.R. Narayanan, our beloved son of Kerala, become the President of India. Why you are not seeing like this, not point out these things? ठीक है, चलिए मैं अपनी बात आपसे कह रहा था। एक बात सुनो, बिहार के बारे में बोलेगा। एक बात सुनो, मेरी न मजबूरी है और न मेरी व्यवस्था है, न मुझे भय है, न मुझे कोई लोभ है, निर्भय होकर मैं अपनी बात बोलता हूं। यह बात मान लो, आज भी पिछड़ी जाति और दलित में से किसी को कुर्सी दी जाती है तो कहा जाता है कि हमने इनको कुर्सी पर बैठाया है। ये सर्कस का शेर देखो, सर्कस का भालू देखो, या बाइस्कोप का खेल देखो, जो सिनेमा दिखाते थे, बाइस्कोप का नाच देखो, मेरे में शैलजा देखो, मेरे में वो बैठे वाले सामने देखो, मेरे में मीरा कुमार जी देखो, मेरे में हुकुमदेव नारायण यादव देखो। ये सर्कस के खेल में अपने को आगे समझ करके कोई गर्व मत करना, गर्व मत करना। अगर ये संविधान के द्वारा संरक्षण नहीं दिया होता तो हमें आगे बैठने की पंक्ति में कोई स्थान नहीं देता। हमारे पूर्वजों ने भोगा, हम सदियों से भोगते आए हैं और आज भी बहुत इलाके में भोग रहे हैं, जिसका उदाहरण ये संसद है। अब अनिवार्य मतदान की व्यवस्था करते हो, क्या इस संसद का रूपांतरण हो पाया है? आजाद भारत में इतने दिन गुजर गए, क्या इस संसद का रूपांतरण हो पाया है? संसद का रूपांतरण नहीं हो पाया है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप उस पर जरा गहराई से चिंतन करिए। अनिवार्य मतदान की व्यवस्था जब करेंगे तो मुझे इसके हर्ष होगा, इसलिए कि इसका लाभ मुझे मिलेगा। हमारी संततियां जग रही है और जगती जा रही है। जब अनिवार्य मतदान की व्यवस्था करेंगे तो सबसे जिसकी ज्यादा संख्या होगी वो ज्यादा वोट डालेगा
जो ज्यादा वोट डालेगा, लोकतंत्र में 51 का राज है, जिसका वोट 51 आएगा उसका राज बन जाएगा। और इसी लड़ाई को अगर मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव और मायावती जी लड़ रही हैं, और चाहे और कोई लड़ रहे हैं देश में, तो सामाजिक क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल मनुष्य को रोटी ही नहीं चाहिए, इंसान को दो तरह की भूख है, एक पेट की भूख है, एक मन का भूख है। पेट की भूख मिटती है रोटी से, मन का भूख मिटता है इज्जत से। हमें केवल रोटी देके मत समझो कि भरपेट रोटी दे दोगे तो हमारी भूख मिट जाएगी। रोटी के साथ साथ मन की भूख, इज्जत की भूख, और इज्जत की भूख है बराबरी का भूख। इसलिए आज इस लोकतंत्र रूपी माता के वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र रूपी माता ने अपने गर्व से आज हिंदुस्तान के सैकड़ों पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर, निर्धन, निर्बल, पीड़ित, उपहासित, उपेक्षित, जिनके पूर्वजों को कभी सड़क पर सीधे चलने नहीं दिया जाता था, आज उनको इस संसद में शेर के जैसे गरजने का अवसर मिल रहा है। यह लोकतंत्र की देन है, यह भारत के संविधान की देन है, यह भारत की स्वतंत्रता की देन है, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की देन है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर मुझे ये अवसर मिला है तो मैं आप सबों से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि अपने इस अवसर का लाभ उठाओ। अरे जिस समाज में जन्म लेके आए हो, जिस समाज में जन्म लिए हो, जिस समाज में बढ़े हो, जिस समाज में पले हो, जिस समाज ने तुम्हें उठाया है, जिस समाज ने हमें आगे बढ़ाया है, कम से कम कितनी बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची कुर्सी पर जाओ, ऊंची कुर्सी पर जाओ, लेकिन कभी अपने उस समाज की पीड़ा को मत भूलो। एक आंख हमारी अगर दिल्ली के लाल किला पर रहे तो दूसरी आंख हमारी उन झोपड़ी वाले में भी रहे जहां से हम निकल करके आए हैं। जब तक हमारी एक आंख उन झोपड़ी पर नहीं रहेगी और दूसरी आंख दिल्ली के लाल किला पर नहीं रहेगी, तब तक हिंदुस्तान के राजनीति का परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, आइए जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करिए, परिवर्तन करिए, अनिवार्य मतदान की व्यवस्था करिए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि एक हमारे बोल रहे थे तो उन पटेल जी तो उस पर हंसे थे। आखिर मान लीजिए सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं तो पेंशन देते हैं ना, उस दिन का आज अगर छुट्टी हो जाए तो उसका भी भत्ता, उनका वेतन भत्ता मिलता है ना। तो जिस दिन अगर मतदान हो जाए तो किसी के लिए मत करो, लेकिन एक बात कर दो कि गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल की कार्डधारी जितने हैं वो जिस दिन वोट डालने जाएंगे तो जो लोग वोट डालेंगे उनको उस दिन जो ये आपको नरेगा वाला जो मजदूरी दे रहे हो 100 रुपया कितना, उन वोट डालने वाले बीपीएल कार्डधारी को 100 रुपया मजदूरी सरकार से देंगे। कहोगे क्यों? इसलिए कि कमाता है, राशन लाता है, बच्चों को खिलाता है, नहीं कमाएगा, राशन नहीं आएगा, बच्चा भूखा रह जाएगा, लोकतंत्र में वोट गिराएगा, सभी बच्चे भूखे पेट सो जाएंगे। इस लोकतंत्र से वो क्या पाएगा? इसलिए उनको भी, जो गरीब है, निर्धन है, उनको 100 रुपया कम से कम वोट डालोगे, वोट डालने के लिए 100 रुपया की उनकी मजदूरी दो। जब स्टेट फंडिंग की बात करते हैं तो यह भी उसमें क्यों नहीं जुड़ेगा कि 100 रुपया उनको मजदूरी दें, जिससे कि वो वोट डालने जाए और अपने उस पैसे से राशन लेके आए, फिर अपने बच्चे को खिलाए। दूसरी बात कि जब वोट की प्रक्रिया शुरू हो जाए और आचार संहिता लग जाए, उस दिन से और मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने तक हिंदुस्तान में शराब की बिक्री बंद कर दो। कर सकते हैं क्या? अनिवार्य वोट हो जाएगा, लेकिन शराब की बिक्री बंद हो जाए। जिस दिन आचार संहिता लगे उस दिन से, और जिस दिन वोट का अंतिम दिन हो उस दिन तक सारे हिंदुस्तान में शराब की बिक्री बंद रहेगी। क्यों? कि सबसे ज्यादा हमारे लोगों को सबसे ज्यादा नाश कर रहे हैं ये पैसे वाले शराब के कारण। हमारे लोगों को बरगलाते हैं, हमारे बच्चों को शराब पिलाते हैं, हमारे घर को उजाड़ रहे हैं। तुम ऐसे हो जैसे, समाप्त करता हूं, जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और उसके मसूड़े से रक्त आता है, लेकिन वो समझता है कि सूखी हड्डी से रस निकल रहा है। उसी तरह हम गरीबों को चबाते हो। लेकिन आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अब वो जमाना लद गया, आप अनिवार्य वोट की व्यवस्था करो। हमको उसमें लाभ ही लाभ है,
हमको कोई नुकसान नहीं है। हमारे लोग अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। धूप में खड़े होना 8 घंटे, अंतिम बात कहूंगा, वोट डालने के लिए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, जो बड़े ताकतवर वाले लोग हैं ना, हम भी साहब 1967 में एमएलए बने थे, 62 में लड़े थे, 1959-60 में मैं ग्राम पंचायत का प्रधान बना था। मैं ग्राम पंचायत का प्रधान बना, ब्लॉक का प्रधान बना, जिला परिषद का अध्यक्ष बना, 3 बार एमएलए रहा और संसद में 5वीं बार रह के भारत सरकार के मंत्री तक गया। गांव की खेत के खलिहान से चल के और लाल किला तक की यात्रा करके मैंने देखा तो मुझे रामचरितमानस की पंक्ति आ गई, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अग्नि जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपते ही, मंदिर महु न दीख बैदे ही। मैं गांव के खेत की गली से निकल के लाल किला तक चढ़ के आया हूं। मेरे पिताजी और 8 चाचा 4 चचेरे भाई स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरा घर लूटा गया साहब, मेरे घर को लूट लिया अंग्रेजी राज में। मैं 3 साल का था, मेरी मां गोद में लेके नाव पर चढ़ के बाढ़ में मुझे ननिहाल ले गई थी। मेरे भी 8 चाचा, मेरे पिताजी 8 चाचा 4 चचेरा भाई स्वतंत्रता सेनानी है। आदर्श गांव बना, उनके पत्थर लगे हुए हैं। जब आजादी के गिनाने की लड़ाई की बात आएगी, जो महल में रहने वाले थे उन्होंने अगर आजादी की जंग लड़े, किसी ने अपना एक महल दे दिया तो भारत के संग भारत की राजनीति पर कब्जा किया। मेरा घर उजड़ गया, परिवार उजड़ गया, घर जल गया, मां बाप सब पे परेशान हुए। मैं मां के गोद में परेशान हुआ था। देश में आजादी आई थी, इसलिए इस पीड़ा के साथ लड़ता हूं कि मेरे पिता ने इस देश की आजादी के लिए अपना खून दिया था, मेरे खानदान ने खून दिया, मेरे परिवार ने खून दिया और हम उस संघर्ष से निकल के आए हैं। इसलिए उस संघर्ष की अग्नि में तपा हुआ आदमी कभी धूमिल नहीं होता है। हम उस संघर्ष की आग को निरंतर जलाते चलेंगे, उस मसाल को निरंतर देख के चलाते चलेंगे, उस दिन की कल्पना के साथ जिस दिन इस भारत के संपूर्ण सत्ता पर, आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, प्रशासनिक सत्ता, जितने भी सत्ता है, जब तक उन संस्थाओं पर भारत के निर्धन, निर्बल, दलित, पिछड़े, गरीब, भूखे जिनको कहते हो आप, उनका जब तक पूर्ण वर्चस्व नहीं होगा तब तक भारत में संघर्ष रहेगा। इसलिए अनिवार्य मतदान करिए, हमको सुविधा दीजिए। और अनिवार्य मतदान कोई करे न करे, अरे साहब किसी को करोड़ों रुपया दोगे तो नहीं मानेगा। हम तो कहते हैं हमारे घर की औरतें, हमारे बाप दादा को, हमारे चाचा ताऊ को, अरे 100 रुपया दे दो वोट के लिए, उनको जरा इंसेंटिव दे दो, देखो कितना वोट का परसेंट बढ़ता। हम तो वैसे ही बढ़ाएंगे। आप न भी दोगे तो मैं अपनी बात समाप्त करके कहता हूं कि आप न भी बढ़ाओगे तब भी हम मतदान केंद्र पर जाएंगे, धूप में जलेंगे, पानी में भीगेंगे, जाड़े में ठिठुरेंगे, मतदान केंद्र पर जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि लोकतंत्र पर मुझको अधिकार जमाना है और भारत की सत्ता पर हमें अपने संततियों को उस सम्मान के साथ बैठाना है जिसके लिए वह भूखा है। वह पूरा करके अरमान को पूरा करने के लिए ही हम लोकतंत्र में इस सुधार के लिए समर्थन मांगते हैं और आपसे भी कहते हैं समर्थन दीजिए। धन्यवाद।